ऑनलाइन क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। माँ सरस्वती को नमन करते हुए विषय की ओर चलते हैं। आज की कक्षा में हम स्नातक भाग 2 के द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित मानस का हंस उपन्यास का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग कर्मभूमि उपन्यास का अध्ययन कर रहे थे और आज मानस का हंस उपन्यास के विषय में हम जानेंगे। उपन्यासकार कौन है? तो अमृतलाल नागर। उपन्यास का जो विषय है वह विषय है तुलसीदास। तुलसीदास अर्थात मानस का हंस उपन्यास तुलसीदास के जीवन पर आधारित एक जीवनी परक उपन्यास है। इस उपन्यास में तुलसीदास के जन्म से लेकर और तुलसीदास के निधन तक का पूरा विवरण उपलब्ध है। तुलसीदास जी का एक अति सहज मानव के रूप में चित्रण किया गया है। एक साधारण मानव के रूप में तुलसीदास को नागर जी मानस के हंस में दिखाते हैं कि एक साधारण व्यक्ति, एक सहज व्यक्ति जिस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है, बिल्कुल उसी रूप में तुलसीदास का व्यक्तित्व मानस के हंस में दिखाई देता है। प्रारंभ में तुलसीदास एक अति दीनहीन जीवन व्यतीत करते हुए दिखाई देते हैं और उपन्यास के अंत होते होते एक उच्च पद को प्राप्त कर गए होते हैं। रामचरितमानस की रचना के साथ अमरता को प्राप्त कर लिए जाते हैं तुलसीदास। प्रकाशन वर्ष उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह 1972 ईस्वी है। 1972 में उपन्यास प्रकाशित हुआ था। उपन्यास लिखने से पहले नागर जी तुलसीदास की रचनाओं का अध्ययन किए थे, जिसके आधार पे इसको एक ऐतिहासिक उपन्यास भी माना जाता है। यह जीवनी परक और ऐतिहासिक दोनों प्रकार के उपन्यासों की श्रेणी में आता है। इतिहास से संबंधित होने के कारण ऐतिहासिक है और तुलसीदास के जीवन से संबंधित होने के कारण जीवनी परक है। तो एक सामान्य जानकारी है, मानस का हंस उपन्यासकार कौन है? तो अमृतलाल नागर। उपन्यास का विषय क्या है? तो तुलसीदास के जीवन पे आधारित है। प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1972 है। आज की कक्षा का अध्ययन का जो उद्देश्य है वो पात्रों से परिचित होना और पूरे उपन्यास का संक्षेप कथा वस्तु जानना। आइए पात्र से परिचित होते हैं। मानस के हंस उपन्यास में दर्जनों पात्र हैं। दर्जनों पात्रों की अधिकता मानस के हंस उपन्यास में देखने को मिलेगी। मुख्य पात्र में रामबोला, पार्वती, रत्नावली। रामबोला जो तुलसीदास के बचपन का नाम है, रत्नावली जो तुलसीदास की पत्नी है, मेघा भगत जो काशी के विद्वान है, नरहरिदास जो तुलसीदास जी के गुरु हैं। गौड़ पात्रों में पार्वती अम्मा जो तुलसीदास के पालन पोषण का काम करती हैं, छबीली मालिन, अहिर। इसके अतिरिक्त बटेश्वर मिश्र, गंगाराम, टोडरमल इत्यादि पात्र भी आत्मानंद मानस के हंस उपन्यास में सम्मिलित है। पूरे उपन्यास में जो मुख्य पात्र है, पूरा उपन्यास जिसको केंद्र मान रहा है वह तुलसीदास है। पूरा उपन्यास प्रारंभ से अंत तक तुलसीदास के ही इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई देगा। यानी प्रमुख पुरुष पात्र के रूप में भी देखेंगे, प्रमुख पात्र के रूप में भी देखना है तो तुलसीदास ही मानस के हंस में उभर कर आएंगे। कथा वस्तु जानते हैं। तुलसीदास का व्यक्तित्व। मानस का हंस उपन्यास का प्रारंभ तुलसीदास के जन्म के समय से होता है कि उनका जन्म होता है और उनका जन्म एक अशुभ नक्षत्र में हुआ रहता है। उस अशुभ नक्षत्र के कारण ही तुलसीदास जी के पिता आत्माराम तुलसीदास को एक दासी को सौंप देते हैं, मुनिया नाम की दासी। मुनिया बाद में पार्वती अम्मा को सौंपती है और पार्वती अम्मा ही तुलसीदास का पालन पोषण करती है। एक बालक जो एकमात्र सहारा पार्वती अम्मा के पे निर्भर रहता है, एक दिन भीख मांग के लौटता है। बालक कौन? तो ही रामबोला तुलसीदास जी। भीख मांग के घर वापस लौटता है और देखता है कि एकमात्र जो उसकी सहारा थी पार्वती अम्मा, वह भी दिवंगत हो गई है। वह अपने हर संभव प्रयास से
माँ को उठाता है, बुलाता है, लेकिन वह माँ उठती नहीं है और तब कुछ लोग इकट्ठे होकर कहते हैं कि तेरी माँ अब नहीं है। बालक रामबोला पूरी तरह से अनाथ हो जाता है और वह राम के भरोसे जीवन व्यतीत करने लगता है। संकट मोचन अर्थात हनुमान जी पर उसे दृढ़ श्रद्धा रहती है। वह अपने हर समस्या, हर दुख, संकट मोचन को सौंप देता है, क्योंकि पार्वती अम्मा बात बात में रामबोला को हमेशा बताती थी कि राम जी हैं और राम जी सबका भला करेंगे, राम जी सब देख रहे हैं और राम जी, हनुमान जी सबकी समस्याओं को दूर करेंगे। उसी को आधार बनाकर रामबोला अपने आगे के जीवन में बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। वह बालक जिसका कोई नहीं है, अनाथ है, उसको भी गांव के कुछ लोगों के द्वारा दुत्कार के साथ गांव छोड़ने के लिए कह दिया जाता है। बालक विवश होकर के गांव छोड़ करके चला जाता है। तुलसीदास का व्यक्तित्व उपन्यास में मध्य में जब आएंगे तो तुलसीदास जी एक 90 वर्ष की अवस्था में दिखाई देंगे। नागर जी ने इनका 90 वर्ष की अवस्था में वर्णन किए हैं कि श्रावण मास की काली रात है, घनघोर वर्षा हो रही है और उस घनघोर वर्षा में 3 व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। वह 3 व्यक्ति में एक तुलसीदास जी थे, एक बेनी माधव थे जो तुलसीदास का जीवन वृत्तांत लिख रहे थे, और एक रामू। एक 3 पात्र थे जो उस घनघोर वर्षा में जा रहे थे। उनको जाना कहाँ था? तो उनको जाना था राजापुर। राजापुर ही तुलसीदास का जन्म स्थान है। उन्हें राजापुर जाना था और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। वहां पर राजापुर में जब तुलसीदास जा रहे होते हैं तो उनका व्यक्तित्व नागर जी प्रस्तुत कर रहे हैं कि 90 वर्ष की अवस्था है, कसरती शरीर है, बाएं हाथ में लाठी, दाहिने हाथ में लुटिया लिए, गले में जनेऊ और तुलसी का माला पहने तुलसीदास जी एक वीर की भांत, एक जवान की भांत तन के चले जा रहे थे। राजापुर जाते हैं और रत्नावली से मिलते हैं। रत्नावली के कान में वह राम शब्द बोलते हैं और राम शब्द सुनते ही रत्नावली का देहावसान हो जाता है। तुलसीदास का राजापुर ठहरना। तुलसीदास जी राजापुर पहुंच गए होते हैं और लोगों के मांग पे वह वहां पे कुछ दिन रुक जाते हैं। प्रातः काल में संकट मोचन का पाठ करते हैं, कथा सुनाते हैं और उन कथा के माध्यम से नर नारियों को सांत्वना देते हैं, उनके दुख को दूर करने का, उनके दुख को कम करने का प्रयास करते हैं। जब राजापुर से तुलसीदास जाने को होते हैं तो उन्हें रोका जाता है, उन्हें यह कहा जाता है कि आप कुछ दिन और रुक जाइए। और उनमें सबसे पहले सबसे प्रमुख कौन करते हैं? तो राजा भगत। राजा भगत उनको रोकते हैं और कहते हैं कुछ दिन आप मेरे साथ अमराई में निवास करिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं रुक जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह शर्त यह है कि जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो आपको भी, यानी कि राजा भगत को भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। राजा भगत स्वीकार कर लेते हैं और तुलसीदास जी कुछ समय राजापुर ही ठहर जाते हैं। तुलसी का चित्रकूट पहुंचना। तुलसीदास जी राजापुर से जब चलते हैं तो चित्रकूट पहुंचते हैं। चित्रकूट में जब पहुंचते हैं तो अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं और उसी वहां पे वह रामजियावन उनके मित्र का पुत्र है। रामजियावन के आश्रम में रहने लगते हैं। वो वही आश्रम था जहाँ वो कुछ साल पहले रहते थे। धीरे धीरे वहाँ एक ऐसा दृश्य बनता है, एक वातावरण उपस्थित हो जाता है कि तुलसीदास जी को अपने जीवन का वृत्तांत सुनाना पड़ता है। वह अपने प्रारंभ यानी बाल्यकाल से लेकर के और जब वह समझदार होते हैं, समझने लायक होते हैं, तब तक का वृत्तांत पूरा बेनी माधव को सुनाते हैं जो उनका जीवन वृत्तांत लिखने का काम करते हैं। वह बताते हैं कि कैसे एक बालक यानी स्वयं तुलसीदास जी कठिनाइयों का सामना करते हैं, कैसे एक माँ जो एकमात्र सहारा है छप्पर के नीचे दबी पड़ी है और एक बालक एक बम्बू लेकर के उस छप्पर को उठा रहा है कि मैं उठा दूंगा तो मेरी माँ उसमें से बच जाएगी। जाता है आस पड़ोस में, लोगों को बुलाता है, लोगों को उसे सहारा के लिए अन्न विनय करता है कि चलो मेरा सहायता करो, छप्पर उठाओ, मेरी माँ को उस छप्पर के नीचे से निकालो। इस तरह से वो अपने सारी बातों को, अपने सारे प्रारंभिक जीवन की कठिनाइयों को वहां पर चित्रकूट में बताते हैं।
मेघा भगत से भेंट। तुलसीदास जी 23-24 वर्ष की अवस्था होते होते शिक्षा प्राप्त कर लिए थे और शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अध्यापन का कार्य करने लगे थे। मेघा भगत काशी के एक विद्वान हैं। वह एक विशाल समारोह का आयोजन करते हैं और उस समारोह में तुलसीदास भी अपनी मंडली के साथ पहुंचते हैं। और जब तुलसीदास जी अपनी मंडली के साथ पहुंचते हैं मेघा भगत के उस समाज में, उस समारोह में, तो देखते हैं कि मेघा भगत राम जी की भक्ति में एकदम लीन है। भक्ति की एकदम उच्चतम शिखर पे वो दिखाई देते हैं और तुलसीदास जी मेघा भगत को देख करके सोचते हैं कि काश मेरे अंदर भी यही भक्ति आ जाती, काश मैं भी राम से इसी प्रकार से लीन हो जाता, इसी प्रकार राम से मैं मिल जाता। और उनका एकदम मन मेघा भगत में लग जाता है। उनकी भक्ति से वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं और मेघा भगत राम की भक्ति में इतने लीन होते हैं कि कभी वह रोने लगते हैं तो कभी वह हंसने लगते हैं। यानी कि पूरी तरह से एक कारुणिक वातावरण आप्लावित होता हुआ दिखाई देता है। तुलसी का प्रेम प्रसंग। रत्नावली तुलसीदास जी की पत्नी है। इसी उपन्यास में नागर जी ने तुलसीदास के प्रेम प्रसंग को भी बताए हैं, प्रेम प्रसंग को उजागर किए हैं कि तुलसीदास जी मेघा भगत के वहां जाते थे उनकी भक्ति सुनने अपने गुरुदेव के आज्ञा अनुसार। यानी गुरुदेव शेष सनातन जो नर हरिदास के बाद रहते हैं, शेष सनातन के कहने अनुसार तुलसीदास जी मेघा भगत के वहां जाना शुरू कर देते हैं। मेघा भगत के वहां ही उनकी भेंट होती है मोहिनी से और मोहिनी पे तुलसीदास जी अनुरक्त हो जाते हैं। मोहिनी से वो प्रेम करने लगते हैं और मोहिनी को देखने के बहाने से ही वह रोजाना मेघा भगत के वहां जाने लगते हैं। 5-6-7 दिन हुआ रहता है। मेघा भगत के मर्म वचनों को एक दिन सुनकर तुलसीदास जी जागरूक हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं राम के प्रेम को भुलाकर इस मोहिनी के प्रेम में मैं क्यों पड़ रहा हूँ। और इस प्रकार वह वहां जाना छोड़ देते हैं। एक दिन तुलसीदास जी इस मोहिनी के घर जाते हैं और जब घर पहुंचते हैं तो मोहिनी की माँ तुलसीदास और मोहिनी के प्रेम को जान लेती है और जब वो उनके प्रेम को जान लेती है तो तुलसीदास को कड़े स्वर में बोलती है। उसके कड़े स्वर को सुनकर तुलसीदास जी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है और वह निश्चय कर लेते हैं कि अब मैं इस प्रेम प्रसंग में नहीं पड़ूंगा, मैं अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा प्रेम राम को ही समर्पित करूंगा, इसके अलावा और किसी के प्रेम में नहीं रहूंगा। और तुलसीदास वहीं पे अपने प्रेम प्रसंग को छोड़ देते हैं। तुलसी का अयोध्या पहुंचना। मानस यहां उपन्यास में तुलसी के अयोध्या पहुंचने का भी विवरण है। एक दिन रात के स्वप्न में तुलसीदास को वाल्मीकि और सीता जी के दर्शन होते हैं और उनसे यह निर्देश मिलता है तुलसीदास जी को कि आप अयोध्या जाइए और अयोध्या जाकर के अवधि में राम की कथा को लिखिए। यह आदेश, यह निर्देश मिलता है तुलसीदास जी को स्वप्न में सीता और वाल्मीकि के माध्यम से। तुलसीदास जी स्वप्न के अनुसार अयोध्या चले जाते हैं। अयोध्या जाने पर वह कथा वाचन शुरू कर देते हैं और उनके सुंदर सस्वर कथा वाचन को सुनकर पूरे नर नारी उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जिससे उनके विपक्षी, उनके प्रतिरोधी उनका विरोध करने लगते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि तुलसीदास को प्रसिद्धि न मिले। लेकिन तुलसीदास की कीर्ति, उनकी प्रसिद्धि निरंतर बढ़ती ही जाती है। तुलसी का अयोध्या त्याग। एक ऐसी स्थिति भी आती है कि तुलसीदास जी को अयोध्या छोड़ना पड़ता है, अयोध्या का त्याग करना पड़ता है। वह स्थिति यह होती है कि तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कर रहे होते हैं। अत्यंत ही प्रसिद्ध कीर्ति तुलसीदास जी की रामचरितमानस, राम के जीवन का वर्णन 7 कांडों में विभक्त और अवधी भाषा में रचित। रामचरितमानस लिख रहे होते हैं और उनके जो विरोधी होते हैं ब्राह्मण वर्ग, वो क्या करते हैं, एक दिन उनके घर चोर भेजते हैं कि जाए और रामचरितमानस को चुरा कर लाए, जिससे वो कीर्ति पूरी न हो पाए। चोर पकड़ा जाता है और तुलसीदास जी
कोई व्यवधान न आए, इस उद्देश्य से वह अयोध्या त्याग देते हैं, अयोध्या को छोड़ देते हैं कि रामचरितमानस में कोई बाधा न आए, यह सुव्यवस्थित ढंग से पूरा हो जाए। अयोध्या छोड़कर वो काशी पहुंचते हैं। काशी में अपने मित्र गंगा राम के वहां रहने लगते हैं। रामचरितमानस का विरोध, रामचरितमानस पूरा हो जाता है तमाम कठिनाइयों मुसीबतों के बाद, और जब ये पूरा हो जाता है तो रामचरितमानस के पक्ष और विपक्ष दोनों में मत खड़े हो जाते हैं। कुछ वर्ग इनका पक्षधर हो जाता है और कुछ इनके विपक्ष में हो जाते हैं। फिर भी बटेश्वर मिश्र, जो एक तुलसीदास के द्रोही के रूप में सामने आता है, बटेश्वर मिश्र तुलसीदास जी को कैद कर लेता है और कैद करने के बाद उसको अंततः छोड़ना पड़ता है। तुलसीदास को सूबेदार बनाया जाता है, जिसको अस्वीकार कर देते हैं। कहते हैं कि मैं राम के भक्त के अतिरिक्त और कोई भी कार्य नहीं करूंगा। तुलसीदास का निधन, उपन्यास में के अंत में तुलसीदास का निधन भी नागर जी दिखा रहे हैं। काशी में एक महामारी फैली हुई थी, प्लेग से सब लोग ग्रसित थे, प्लेग रोग से। तुलसीदास जी अपने सेवकों के साथ लोगों की सेवा में लगे हुए थे और इससे उस रोग से तुलसीदास भी प्रभावित हो जाते हैं, प्लेग से, महामारी से। लेकिन सृजन का कार्य छोड़ते नहीं है, लेखन अपना छोड़ते नहीं है। मित्रों की मंडली उनके निकट होती है और मित्रों की मंडली को अपने निकट देखकर तुलसीदास ये अंदाजा लगा लेते हैं कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, अब मैं यहाँ से प्रस्थान करने ही वाला हूँ। वह भक्ति भरे स्वर में एक भक्ति गीत गाने लगते हैं। सामने दीवार पे हनुमान जी, सीता जी और राम जी की तस्वीर टंगी है। वह उस तस्वीर को निहारते हैं और निहारते निहारते उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। खुली की खुली रह जाना अर्थात वह अपने राम के चरणों को प्राप्त कर गए होते हैं। बाहर विशाल गर्जना होती है, तेज बारिश होती है और उस तेज बारिश के साथ लोगों के आंखों से भी बारिश होती है, अर्थात सभी लोग तुलसीदास जी के निधन पर आंसू बहाते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह से पूरा मानस कहानी उपन्यास तुलसीदास जी के जीवन पे आधारित है। तुलसीदास के जन्म से लेकर उनके निधन तक की कहानी उपन्यास में नागर जी ने वर्णित किया है। एक सहज मानव का, एक अति साधारण मानव का चित्र उपस्थित किए हैं। इसके अतिरिक्त समाज में जो उस समय तमाम छुआछूत, ऊंच नीच के भाव विद्यमान थे, उसको भी उजागर किए हैं। अतः पात्र परिचय और संक्षेप कथा वस्तु के साथ आज की कक्षा ये समाप्त होती है। अगली कक्षा में मानस के हंस उपन्यास के प्रमुख व्याख्या भाग के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।